जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग आज व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण क्यों किया गया, व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण कैसे हुआ, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। फिर ये हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सी अज्ञात भुजा होती है, कौन ज्ञात भुजा होती है, कौन अनुपाती भुजा होती है। फिर इसके बाद हम लोग आज ये भी देखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अगर हमें किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको इसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो सन 1904 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों को आपस में जोड़ करके एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया जिसके द्वारा परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना की जा सकती है और इसके साथ साथ उनमें जो सेल होगा, सेलों के विद्युत वाहक बल की गणना भी हम कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। यानी व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा हम लोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो देखें, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की रचना कैसे हुई, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया। तो इसमें 4 प्रतिरोध थे PQRS, जिनका नाम हमने रखा है। तो 4 प्रतिरोधों PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कर दी गई। और ABCD की रचना करने के बाद इसके एक विकर्ण BD के बीच में गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2 लगा दिया गया। और इसके साथ साथ जो विकर्ण AC था, विकर्ण AC का संबंध बाहर के तरफ से यहाँ पर सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है और कुंजी K1 लगा दिया गया। अब इसके बाद हम आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताने जा रहे हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। रचना में व्हीटस्टोन सेतु की रचना में केवल इतना ही है। अब हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत अगर पढ़ें तो सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग देखें कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये जो कुंजी K1 है, कुंजी यानी की यानी स्विच, तो ये सेल के लिए स्विच लगा है। जब यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो ये सेल काम करने लगेगा। और ये कुंजी K2 जो है गैल्वेनोमीटर के लिए लगी है। जब यहाँ कुंजी K2 को हम ऑन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि परिपथ में कितनी धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अब चले जरा ध्यानपूर्वक देखें हम करते क्या हैं कि ये जो कुंजी K2 है, सॉरी कुंजी K1 है, ये सेल की कुंजी जो K1 है अभी ये ऑफ है। जब ये जुड़ जाएगा ना तो स्विच ऑन हो जाएगा। अब ये स्विच ऑन हो गया तो आपको पता है कि जब स्विच ऑन होता है तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल करके इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाते हैं, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इसके विपरीत दिशा में होता है। तो सेल से धारा I प्रवाहित होती है
और यह धारा आई बिंदु ए पर पहुंचती है। जब ये धारा आई बिंदु ए पर पहुंचती है ना, तो ए पर पहुंचने के बाद यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये ए बी के तरफ, यानी देखिए 4 प्रतिरोध हैं यहाँ पर, प्रतिरोध पी है, क्यू है, आर है, यस है। तो ये धारा जब बिंदु ए पर पहुंचती है, तो बिंदु ए पर पहुंचने के बाद यह दो भागों में विभाजित हो जाती है और दोनों भाग क्रमशः I1 और I2 हो जाते हैं। धारा I1 P से होते हुए, यानी कह लीजिए A से B तक और फिर B से होते हुए बिंदु C पर पहुंचती है, और धारा I2 यहाँ पर A से D पर पहुंचती है और D से होते हुए C पर पहुंचती है। तो इस प्रकार देखें क्या होता है, इधर से चलने वाली धारा I1 और इधर से चलने वाली धारा I2, ये दोनों धाराएं बिंदु C पर मिल जाती हैं और बिंदु C पर मिल करके धारा I के रूप में ये पूरे परिपथ में प्रवाहित होने लगती हैं। तो परिपथ में, यानी व्हीटस्टोन सेतु में विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपसे हमेशा पूछा गया है कभी कभी। अच्छा, एक चीज और आप दिमाग में रखे रहिएगा कि ऐसा नहीं कि पूरा व्हीटस्टोन सेतु ही आपसे पूछ दिया जाए। व्हीटस्टोन सेतु का ये बहुत लंबा पार्ट है, इसमें से छोटे छोटे पार्ट काट करके आपसे क्वेश्चन बना करके दे दिए जाते हैं और उनका जवाब आपको देना होता है। तो चलें हम लोग देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो देखें कुंजी, अब ये जो व्हीटस्टोन सेतु के चारों प्रतिरोध PQRS हैं, चारों प्रतिरोधों PQRS को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जब कुंजी K1 को दबाने के बाद, कुंजी K1 को हमने दबाया, इसका मतलब सेल से धारा प्रवाहित होने लगी। इसके बाद कुंजी K2 को दबाते हैं। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए कुंजी K1 को जब हम दबाएंगे, तो यानी कुंजी K1 को हम ऑन करेंगे तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। इसके बाद कुंजी K2 को अगर आप ऑन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है या तो करंट को शो करेगी या करंट को नहीं शो करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्विच ही हम ऑन न किए हों, सेल का स्विच ही न ऑन किए हों और हम गैल्वेनोमीटर के स्विच को ऑन ऑफ करें, तो गैल्वेनोमीटर में करंट किसी प्रकार का शो ही नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि घर में करंट फ्लो ना हो रही है, स्विच ऑन ऑफ करिए और ऑन ऑफ करके कहिए कि तो करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, तो इस प्रकार की बेवकूफ़ी नहीं की जाती है। तो आपको सबसे पहले करना यह होगा कि कुंजी K1 को ऑन करना होगा। कुंजी K1 को ऑन कर देंगे, पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब इसके बाद कुंजी K2 को ऑन करेंगे और कुंजी K2 को ऑन करने के बाद देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, गैल्वेनोमीटर की सुई में किस प्रकार का विक्षेप हो रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को आप अच्छी तरह से समझे। सिद्धांत ये है कि व्हीटस्टोन सेतु के चारों प्रतिरोधों का मान हम इस प्रकार रखते हैं कि कुंजी K1 को दबाने के बाद जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता है। जब गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन सेतु है ना, ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में आ गया है। और जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में आ जाता है तो इनके प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है, प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो प्रतिरोधों में अनुपात आपस में बराबर होने का क्या मतलब हुआ, P और Q का अनुपात और फिर R तथा S का अनुपात, इन चारों का जो अनुपात होता है, यानी P और Q का अनुपात तथा R और S का अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये रहा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे
कि व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा अब ऐसा क्या होता है व्हीट स्टोन सेतु में कि करंट फ्लो हो रही होती है करंट फ्लो हो रही होती है, लेकिन कुंजी K2 को दबाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप नहीं होता है, जबकि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है और सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप होना चाहिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप नहीं हो रहा है। तो इसका आखिर कुछ तो कारण होगा। तो अब हम यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु की कार्यविधि को देखेंगे, यानी व्हीट स्टोन सेतु की कार्यविधि क्या होगी, यानी इसका वर्किंग क्या होगा। हम आपको व्हीट स्टोन सेतु की वर्किंग बता रहे हैं। आपने स्विच को ऑन कर दिया था, सेल का जो कुंजी केबल था, सेल के कुंजी केबल को आपने ऑन कर दिया था और ऑन करने के बाद पूरे परिपथ में करंट फ्लो हो रही थी। तो करंट फ्लो होने से फायदा ये हो रहा था कि बिंदु ए पर जाने के बाद करंट I1 I2 के रूप में डिवाइड हो जा रही थी। I1 बिंदु B से होते हुए C पर पहुंच रही थी और I2 बिंदु D से होते हुए C पर पहुंच रही थी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रही थी, तो गैल्वेनोमीटर की सुई, जब गैल्वेनोमीटर का स्विच हम ऑन किए तो गैल्वेनोमीटर में करंट शो होना चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में करंट स्लो नहीं हो रहा था, करंट जो है शो नहीं हो रहा था। इसका रीजन क्या हो सकता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। अगर विभवांतर न होना तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर ये कोई सर्किट है तो इस बिंदु पर का विभव कुछ और होना चाहिए और इस बिंदु पर का विभव कुछ और होना चाहिए। अगर दोनों बिंदुओं पर का विभव समान हो जाएगा ना तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर की सुई में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु B पर का विभव और बिंदु D पर का विभव, दोनों जगह का विभव बराबर हो गया होगा। और विभव बराबर होने की वजह से BD के अंदर, ये जो वायर BD है या सर्किट BD है, सर्किट BD के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है और जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई में किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। तो अब अगर बिंदु B पर का विभव और बिंदु D पर का विभव बराबर होगा तो इस स्थिति में AB का विभव और AD का विभव भी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी VAB, या चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये VAB की जो वैल्यू होगी, VAB यानी AB का जो विभव होगा वह AD के विभव के बराबर होगा। तो अब देखिए, आपको पता है V = I × R होता है। तो चलिए, विभव AB में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है और AB का जो प्रतिरोध है वो P है। अब AD के लिए देखें तो AD में प्रवाहित होने वाली धारा I2 है और AD का जो प्रतिरोध है वो R है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इधर के लिए। तो चूंकि बिंदु B पर का विभव और बिंदु D पर का विभव, दोनों विभव बराबर था, तो दोनों विभव बराबर होने के वजह से AB का विभव जो था AD के विभव के बराबर था। ठीक उसी तरह से BC का जो विभव होगा वो DC के विभव के बराबर हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे VBC = हो जाएगा VDC। तो विभव V = I × R आपको मालूम ही है। तो BC में प्रवाहित होने वाली धारा BC में, तो BC में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है और और प्रतिरोध Q है। फिर DC में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो I2 है और यहाँ पर प्रतिरोध यस है। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
अब इसके बाद अगर हम समीकरण एक और समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दे दिया जाए, देखिए समीकरण एक में दो से भाग दे रहे हैं, लेफ्ट में लेफ्ट से भाग दे देंगे, राइट में राइट से भाग दे देंगे, फिर देखिए क्या मिलता है, ये हो जाएगा I1P अपॉन ये हो गया I1Q इजकल टू हो जाएगा I2R अपॉन ये हो गया I2S। फिर क्या होगा देखें, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया P बाई Q इजकल टू R बाई S। तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत में हमने जो सूत्र बताया था वो सूत्र हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अज्ञात तार का प्रतिरोध हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, कि अगर व्हीट स्टोन सेतु के द्वारा अज्ञात तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा तो अज्ञात तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग ये देखने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि AB और BC को हम अनुपाती भुजा कहते हैं, नाम याद रखे रहिएगा। AB और BC को अनुपाती भुजा कहा जाता है। और फिर यह जो AD है, AD को हम कहते हैं ज्ञात भुजा, ज्ञात भुजा कहा जाता है। और ये जो DC है, इस DC को हम कहते हैं अज्ञात भुजा। और फिर हम आपको बता दें ये जो विकर्ण है, विकर्ण BD और विकर्ण AC को हम लोग कहा करते हैं संयुग्मी भुजा। ये संयुग्मी भुजा है। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से अगर आपको किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो अज्ञात तार का प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखें, तो P और Q का अनुपात आपको मालूम रहता है, ये P और Q है, P और Q का अनुपात आपको मालूम रहता है। और सुनिए, सबसे पहले हम व्हीट स्टोन सेतु को संतुलन की अवस्था में लाते हैं और संतुलन की अवस्था में लाने के बाद जानते हैं ये जो चारों प्रतिरोध है ना, चारों प्रतिरोधों को स्क्रू की सहायता से कसा गया होता है। ये प्रतिरोध की पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों को स्क्रू लगा करके कसा गया होता है। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु को संतुलन की अवस्था में लाते हैं और जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में आ जाता है तो जिस तार का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होता है उस तार को हम यस के जगह पर यस वाला जो प्रतिरोध है इसको खोल के निकाल लेते हैं, और जिस तार का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होता है उस तार को हम यहाँ पे कस देते हैं। तो अब जानते हैं क्या हुआ, हमको P और Q का अनुपात पहले से ज्ञात रहता है, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि P बटा Q का मान हमको ज्ञात रहता है। अब देखने लायक ये है कि अगर P और Q का अनुपात आपको मालूम है और R जो है यह ज्ञात भुजा है, ज्ञात भुजा माने ज्ञात प्रतिरोध है, R का मान भी हमको मालूम रहता है। तो अगर व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है तो P बाई Q और R बाई S का जो अनुपात होगा ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे, और अनुपात बराबर होंगे तो P बाई Q का मान आपको मालूम है और R का मान मालूम है। तो फिर इसी सूत्र की सहायता से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यस की जो वैल्यू निकलेगी ये Q बाई P इंटू R। तो अगर आपको P बाई Q का मान मालूम है तो Q बाई P का भी मान निकल जाएगा और R का मान आपको पहले से मालूम है। तो इस फार्मूले में रख करके हम लोग यस का मान निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार जो है ये व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से हम लोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं।
ये जो टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे हमेशा क्वेश्चन अलग अलग काट करके आपसे पूछे जाते हैं। कभी व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूछ देगा, कभी आपसे व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से इस सूत्र का डेरिवेशन कर देगा, P/Q = R/S का डेरिवेशन करने के लिए। फिर कभी कभी आपसे व्हीटस्टोन सेतु की कार्यविधि पूछ देता है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अगर आपको अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो अज्ञात तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो इतना आप ध्यान में रखे रहिएगा कि ये फुल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, इसका अलग अलग पार्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, ये व्हीटस्टोन सेतु आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित दो उपकरण हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है और दूसरा मीटर सेतु है। तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपके सिलेबस से निकल चुका है, हमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं पढ़ना है, हमको केवल मीटर सेतु के बारे में पढ़ना है। तो जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मीटर सेतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो है आपको ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगे, व्हीटस्टोन सेतु क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप ये कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर हो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।